गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। और आपकी क्लासेस कब कब होती हैं, तो अच्छा ये चीजें तो आपको पता ही होगा कि माइक और कैमरा बंद रखना होता है। डाउट पूछने के लिए आपको इस 3 बिंदु पे क्लिक करके इस इन कॉल मैसेज में जाके डाउट लिख के पूछना होता है। और जब भी आपको पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए कहा जाता है, इस 3 बिंदु का क्लिक करके आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है, और एक्टिविटीज पे क्लिक करके आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आता है। और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपको ये 4 विकल्प मिलता है, और इन 4 विकल्प में जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। तो ये लगभग सभी बच्चों को क्लियर है। अब देखिए आपकी क्लासेस कब कब रहती हैं, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो आज है मंगलवार, 7 से 8 आपकी क्लासेस रहती हैं। मैं 6:45 में जुड़ जाता हूं ताकि आपके पिछले क्लास से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सको। ठीक है, तो ये हमारी समय सारणी है, हमेशा याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो कोई बच्चा बताना चाहता है कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है? यस सर, जिपरी में संख्या वे संख्या जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और एक शर्त है, 3 शर्त है, तीनों पूरा होनी चाहिए। 3 शर्त है। पहला कि P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा कि P और Q जो है ये पूर्णांक होनी चाहिए। और एक तीसरा शर्त है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ये तीनों शर्तें पूरी होगी तभी हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, तभी हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि 4 है तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और 4 और 1 दोनों ही क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ पे Q इक्वल टू नॉट 0 है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसी प्रकार -4/5 है, √4 है। √4 का मान कितना हो जाएगा, 2, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। -11/3 है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जस्ट अपोजिट, जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। और यहाँ पे भी P और Q क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। और Q इक्वल टू नॉट 0 यहाँ पे भी होगा। तो ये जो होता है अपरिमेय संख्या हो, जैसे कि √3, √2, √5, √7, ये सब जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया? चल, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसी पे आधारित एक छोटा सा प्रश्न है, और सभी बच्चों को इसका आंसर जो है पोल सेक्शन में आपको करना है। अनावश्यक चैट सेक्शन में बातचीत नहीं करनी है, ये इंस्टाग्राम वगैरह सभी बातें को नहीं करना है क्लास में, ध्यान रखिएगा। अनावश्यक कुछ भी चैट सेक्शन में बातें नहीं करनी है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है का क्या मतलब है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे कि इन 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे। इन 4 विकल्प में से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है, इन 4 विकल्पों में से कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्लास आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए समय से जुड़ने का। क्लास आपकी 7 बजे रहती है, और कोशिश कीजिए 7 बजे के पहले जुड़ जाना। और क्लास के टाइम ग्रुप में मैसेज नहीं करना है। कई ऐसे बच्चे हैं जो क्लास के टाइम में ग्रुप में लिखते हैं प्रेजेंट सर वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें नहीं करनी है। क्लास के टाइम पूरा फोकस क्लास में रखना है। क्लास के दौरान एक भी मैसेज ग्रुप में आपको नहीं करना होता। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करने के लिए। अभी भी देख पा रहा हूं 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। पोल सेक्शन में आंसर करने हैं सभी बच्चों को। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये और बहुत ही आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रूट 5 + 11 है, तो हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, 5 + 11 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 का वर्गमूल क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है, 4 × 4 लिख सकते हैं, यानी कि 4। और 4 क्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार आप देखेंगे ये ऑप्शन सी, तो ये क्या है, करनी है और इसका वर्ग घनमूल आपको निकालने आता है। इसमें क्या करते हैं, 3 का पेयर लगाते हैं। तो 64 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 4 × 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम 3 बार पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, तो इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार ऑप्शन डी देखिए, ये आंसर क्यों नहीं होगा। 16 9 बताइए कितना होता है सभी बच्चे, 16 9 144 होता है, 144 होता है। और इसे भी हम पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। तो इसका मान आ गया 12, और 12 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा सिर्फ ऑप्शन बी जो कि अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि √3 आपको पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही बनता है। बस में, तो यहाँ पे 3√3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। सभी बच्चों को क्लियर है ना, एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। आसान था, ठीक है, इजी था, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3√3। अब मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं, आप लोगों को आंसर करना है, एकदम छोटा सा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। √4 + 9, √16 + 4, √5 × 4, 9 + 5, सॉरी 5 नहीं 7। आपको बताना है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है। एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए और बताइए इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है। सभी बच्चे कोशिश, एक ही बार आंसर करना। देखिए विकास, आप 10 बार आंसर कर चुके हो, कई बार समझाता हूं, सिर्फ एक बार आंसर करना है। और मैं जहां तक देख पा रहा हूं सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। ध्यान से चेक करते हैं, 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन ए का मतलब क्या है, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √13। और 13 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि हम ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसे पेयर में जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं। तो क्या हम 20 को जोड़े में गुणा करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे देखिए 5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 को हम पेयर में गुणा करके लिख सकते हैं 4 × 4, यानी इसका मान हो जाएगा 4। और 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए कुछ बच्चे गलती कहां पे करते हैं, ऑप्शन ए में यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि इसको, बच्चों को ये लगता है कि 4 को हम लिख देंगे 2 × 2 + 3, 9 को लिख देंगे 3 × 3। और यहां से बच्चे क्या करते हैं, 1 2 को बाहर निकाल देते हैं, +1 3 को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि कर देते हैं 5। और ये गलत है,
ये क्या है, गलत है। पहले हम अंदर की क्रिया करते हैं, इसके बाद चीजें बाहर आती है। बात समझ में आया? तो ये एकदम गलत कंसेप्ट है, इसे ध्यान नहीं रखना है। बात समझ में आया? ये क्या है, कंसेप्ट गलत है। कंसेप्ट क्या है कि पहले अंदर वाली की क्रिया करते हैं, अंदर वाली की क्रिया करते हैं, इसके बाद चेक करते हैं कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय हो जाएगा, जैसे 16 4 गुणे 4। ठीक है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? सभी बच्चों को आसान है ना? सभी बच्चे बताएंगे आसान है? चल, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्लास में इसे भी आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे ये आपने पढ़ा था। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है, फिर मैं इसे एक बार समझा दूंगा। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा। आपने प्रमेय पढ़ा होगा 1.3, अगर आपको याद आ रहा होगा तो प्रमेय पढ़ाए होंगे सर ने। लास्ट क्लास में नहीं था, जो सर थे उन्होंने आपको पढ़ाया होगा प्रमेय 1.3, और उसी प्रमेय का आपको उपयोग करना है। उसी प्रमेय का उपयोग करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एकदम ध्यान से कीजिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कोशिश करना है, चिंता नहीं करना है। अगर आप भूल चुके हैं तो एकदम परेशान नहीं होना है, मैं दोबारा से चीजें समझा दूंगा। लेकिन आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही करेंगे। प्रमेय 1.3 जो आपने पढ़ा था उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। एकदम आराम से कीजिएगा पोल सेक्शन में, कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 2 से विभाजित होगा, हाँ या ना? क्या बात है, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एक बच्चे का सिर्फ आंसर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चे का जो है आंसर जो है गलत है, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही आया है। और अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी प्रमेय का उपयोग करके हम बहुत सारे सवाल को करेंगे भी आज। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों को कोशिश करना है, एकदम आसान सवाल है। अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चे का ही आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। लास्ट के 10 सेकेंड 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखते हैं कैसे करेंगे इस चीज को, आराम से समझते हैं। देखिए, सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत आए हैं, बाकी सभी बच्चों का सही आया है। आपने प्रमेय 1.3 पढ़ा था, और प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि मान लीजिए कोई p जो है एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या है? p अगर कोई एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यानी जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। ठीक है, तो p कोई एक अभाज्य संख्या है। और यदि, ठीक है, यदि p जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, ए स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है, यानी पूर्णतः विभाजित करता है। तो ये थ्योरम कहता है, एक मिनट, विभाजित करता है। ठीक है, तो ये थ्योरम कहता है कि p जो है a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करता है। और ये आपकी किताब का कौन सा प्रमेय है, कौन सा थ्योरम है? 1.3। अब इसको एज ए एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं, इसे आप एज ए एग्जांपल भी समझ सकते हैं। कोई एग्जांपल बता दे मैं। देखिए,
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूं, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। पी की जगह पे मैं ले लेता हूं 81 और मैं कहता हूं कि 81 नहीं, यहां पे मैं ले लेता हूं 3, ठीक है, क्योंकि p एक अभाज्य संख्या है ना, तो मैंने यहाँ p की जगह पे ले लिया 3। 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है और ये a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो मैं अगर कोई संख्या ले लेता हूं 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 9 स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। तो आप बताइए क्या 3 जो है क्या वो 9 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो ये वही थ्योरम है कि अगर 3 जो है यानी एक अभाज्य संख्या जो है, अगर इसके वर्ग को विभाजित कर रहा है तो इसके वर्गमूल को भी ये क्या करेगा? विभाजित करेगा। बात समझ में आया? यानी 3 जो है 9 स्क्वायर को अगर विभाजित कर रहा है तो 3 जो है 9 को भी विभाजित करेगा, यानी कि a स्क्वायर का क्या हो गया? वर्गमूल हो गया ये a। यानी कि 3 अगर 9 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसके वर्गमूल यानी 9 को भी ये पूर्णतः विभाजित करेगा। ये प्रमेय 1.3 जो है आपका कहता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो a भी जो है क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। ऑप्शन ए जो है एकदम सही है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? तो यहां तक तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम आगे की चीजें स्टार्ट करें। सभी बच्चे तैयार हैं चीजों को समझने के लिए? क्लियर है ना? चल अब मैं एक चीज समझाता हूं, आराम से समझिएगा। जैसे मैं अगर यहां पे आपसे कहूं, एकदम ध्यान से समझिएगा कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और इसमें मैं अगर एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दूं, एक सेकेंड, अगर मैं इसमें एक परिमेय संख्या को जोड़ दूं या एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या घटा दूं तो हमेशा जो है एक परिमेय संख्या होगा। कैसे? तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे 5 क्या है? एक परिमेय संख्या। इसमें अगर मैं 11 जोड़ दूं तो जो आएगा क्या होगा? 16। ये भी एक परिमेय संख्या होगा। जैसे 11 क्या है? एक परिमेय संख्या। इसमें से मैं 6 अगर घटा दूं एक परिमेय संख्या तो क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। यानी कि ये हमेशा सत्य है कि जब भी एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ये परिमेय संख्या ही होगा। तो ये तो एक पहला कंसेप्ट आपको याद रखना है कि एक परिमेय संख्या में अगर एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो परिमेय संख्या होगा। दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि एक परिमेय संख्या में से, ठीक है, जोड़ते हैं या घटाते हैं एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो ये हमेशा अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसे हमेशा याद रखिएगा। आपके एग्जाम में कई बार यहां से सवाल पूछा गया है कि अगर एक परिमेय संख्या है और उसमें एक अपरिमेय जोड़ें या घटाएं, या इसको उल्टा भी लिख लीजिए कि एक अपरिमेय संख्या में से कुछ भी जोड़ें या घटाएं एक परिमेय संख्या, दोनों एक ही चीज है, तो ये हमेशा जो है अपरिमेय ही होता है। दोनों एक ही चीज है। अब इसके एग्जांपल भी समझिएगा। एक परिमेय संख्या में कुछ भी अपरिमेय जोड़ें या एक परिमेय में से कुछ भी एक अपरिमेय घटाएं तो ये हमेशा अपरिमेय ही होगा। या एक अपरिमेय में कुछ जोड़ें परिमेय संख्या या एक अपरिमेय में कुछ घटाएं एक परिमेय संख्या तो ये अपरिमेय ही होगा। एग्जाम्पल देखिएगा एकदम आराम से, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूं 5, तो ये परिमेय संख्या है और इसमें मैं जोड़ दूं √2, √2 आपको पता है अपरिमेय है, तो ये क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 5 माइनस √3, तो ये 5 क्या है? एक परिमेय संख्या और इसमें से मैं क्या घटा रहा हूं? एक अपरिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। इसी प्रकार √3 जो है एक अपरिमेय है, अगर इसमें मैं एक परिमेय संख्या जैसे 8 जोड़ दूं तो ये क्या होगा? ये अपरिमेय ही होगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर मैं √7 में से अगर मैं 11 घटा दूं, यानी √7 क्या है? एक अपरिमेय और इसमें से एक परिमेय संख्या यानी 11 घटा रहा हूं तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। क्या ये बातें आप सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए। किसी बच्चे को डाउट है? ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया। सिंपल है ना? याद रहेगा सभी बच्चों को? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। ये दो कंसेप्ट हमेशा याद रखना है आप सभी बच्चों को। आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले लो, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा।
ये दो कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा। एक तीसरा कंसेप्ट भी होता है, अभी बताता हूं, कि एक परिमेय में एक परिमेय संख्या जोड़ें या एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या घटाएं, हमेशा परिमेय आता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। और एक परिमेय में एक अपरिमेय जोड़ें या एक परिमेय में से एक अपरिमेय घटाएं, हमेशा अपरिमेय आता है। ठीक है, या एक अपरिमेय में से एक परिमेय जोड़े या एक अपरिमेय में से एक परिमेय घटाएं, हमेशा अपरिमेय आता है। एग्जांपल्स भी आपके चारों कंडीशन के सामने है। ठीक है, अब एक तीसरा कंडीशंस भी होता है और इसे हमेशा ध्यान रखिएगा और ये रट जाना है आपको। बाकी अभी आगे प्रूफ के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा कि एक अपरिमेय संख्या में से कुछ भी जोड़ें या घटाएं, एक अपरिमेय संख्या, तो ये जरूरी नहीं है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। यानी यहाँ पे हम बता नहीं सकते हैं कि क्या होगा, बता नहीं सकते, ये हमेशा सही नहीं होगा। कि अगर परिमेय कहेंगे तो हो सकता है कभी अपरिमेय आएगा, कभी अपरिमेय कहेंगे तो परिमेय भी आ सकता है। तो इसे जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो परिमेय आएगा कि अपरिमेय आएगा, लेकिन इन दो कंडीशन में ये जरूरी है। तो इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस पे आधारित में क्वेश्चन करा दूं। परिमेय संख्या और अपरिमेय तो आप पहचान लेते हैं, और ये तीन रूल आपको याद रहेगा कि एक परिमेय में परिमेय जोड़ा जाए या एक परिमेय में से एक परिमेय घटाया जाए, हमेशा परिमेय संख्या, और एक परिमेय में अपरिमेय जोड़ा जाए या एक अपरिमेय में से एक परिमेय घटाया जाए, दोनों ही कंडीशन पे अपरिमेय आता है। बस एक तीसरा याद रखिएगा कि अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे या अपरिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, उसे हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन हमेशा सत्य है, इसे याद रखिएगा। ये दोनों कंडीशन जो है हमेशा सत्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊं इसी पे आधारित आप लोग करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन इसी पे मैं कराता हूं। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को समझ में आया। एकदम इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। एकदम आराम से इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम ध्यान से देखना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें 4 जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या होगा? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे एकदम आराम से। वेरी गुड आंसर, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों को, वेरी गुड। अब आप लोग समझ गए हैं, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, अभी अभी रूल बताया था और उसी रूल पे आधारित ये सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से आंसर करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करें, कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है, कोशिश करना है बच्चे सॉल्व करें। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। अभी भी 3 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 2 बच्चों के आंसर गलत हुए हैं, बाकी सभी बच्चों के आंसर एकदम सही है, वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए, वेरी गुड। और 2 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया, सभी बच्चों को आंसर करना है। लास्ट के 15 सेकेंड। देखिए, गलत होने के डर से आंसर नहीं करना गलत बात है, आप कोशिश करो, गलत होगा चिंता नहीं करना, मैं हूं ना सिखाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर करो। ठीक है, आंसर करना है सभी बच्चों को। 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड, 10,
9 8 7 6 5 4, एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, 3 2 1। चलो वेरी गुड आंसर। सिर्फ 2 बच्चों के आंसर गलत हैं और एक बच्चे का आंसर नहीं आया, बाकी सभी का सही है इतनी बड़ी क्लास में। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर किया आप लोगों ने। और आपने कौन सा नियम यहां पे लगाया? तो अभी मैंने बताया था कि एक अपरिमेय संख्या में, ठीक है, एक परिमेय संख्या जोड़े या घटाएं, ठीक है, हमेशा अपरिमेय ही होता है। याद आ रहा है नियम? या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या में से जोड़े या घटाएं एक अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। दोनों बातें एक ही चीज लिखी गई है। तो यहाँ पे √5 क्या है? अपरिमेय है। और अपरिमेय में एक परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि ये कैसे होता है। बाकी अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये चीजें समझ में आ गया? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना एकदम? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम चीजों को प्रूव करना सीखेंगे। ये तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप डायरेक्टली कर लेंगे 1 नंबर में, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आते हैं 3 नंबर के भी आते हैं। तो अगर 1 नंबर वाले क्वेश्चंस आएंगे तो इस नियम को जो आपने सीखा है इस नियम से सॉल्व कर लेंगे। ये 3 नियम कि अगर परिमेय में परिमेय जुड़ेगा तो हमेशा परिमेय आएगा, या एक परिमेय से एक परिमेय संख्या घटेगा तो परिमेय आएगा। जैसे एग्जांपल है, एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जुड़ रहा है तो 15, एक परिमेय संख्या से एक परिमेय संख्या घट रहा है तब भी परिमेय संख्या। ऐसे ही अगर एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं, देखिए जैसे 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है और इसमें एक अपरिमेय संख्या जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? अपरिमेय ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर एक परिमेय संख्या में से हम एक अपरिमेय संख्या घटाते हैं तब भी अपरिमेय ही आता है। और ठीक इसके उल्टा कर दीजिए कि अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़िए या एक अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या घटाइए, हमेशा चारों ही कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं अपरिमेय के साथ या एक अपरिमेय को जोड़ घटाते हैं एक अपरिमेय के साथ, तो हम बता नहीं सकते हैं कि हमेशा परिमेय आएगा कि हमेशा अपरिमेय आएगा। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा और चेक करने का तरीका भी अभी मैं आपको सिखा दूंगा। क्लियर है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? आसान है? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में ना कुछ इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव कीजिए √2 एक अपरिमेय है, या √3, √5, √6, √7, √11, √13, कुछ भी आपके एग्जाम में दे सकता है कि प्रूव कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। और 3 या 5 नंबर का एक सवाल हर साल यहां से पूछा जाता है। ठीक है, आराम से इस चीज को समझते हैं। आपके एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर बार पूछा जाता है। तो एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा। जब मैं समझा लूंगा तो आपके डाउट्स को जरूर लूंगा, तो पहले समझ लीजिएगा फिर अपने डाउट्स को पूछिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आता है कि हमें एक √2 या √3 या √4 या √5 या √7 या √11 को अपरिमेय संख्या बताना होता है, क्योंकि आप तो जान गए हो कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब इसको साबित करने की बारी आती है तो यहाँ पे एक नियम है जिसे हम कहते हैं विरोधाभास नियम। विरोधाभास नियम क्या कहते हैं? विरोधाभास नियम। और इसी विरोधाभास नियम का जो है हम उपयोग करके जो है ये प्रूव करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो विरोधाभास नियम का मतलब क्या हुआ? जैसे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि मैं आपसे पूछूं कि आज मंगलवार है या नहीं है, आज मंगलवार है या नहीं है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि यस सर आज मंगलवार है, और कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि आज मंगलवार नहीं है। क्यों? क्यों वो गलत है। तो जो गलत है वो n बताएंगे, जो सही है वो y बताएंगे। तो यानी इसी को विरोधाभास कहते हैं। यानी अगर y वाला सही है तो n वाला गलत है, अगर n वाला सही है तो y वाला गलत है। यही होगा ना। विरोधाभास नियम का मतलब क्या है कि एक सही है तो दूसरा गलत है, अगर दूसरा सही है तो एक गलत है। नियम यही है ना कि अगर मैं पूछूं आज मंगलवार है
तो आज अगर मंगलवार है तो जिसने वाई किया होगा उसका सही हो जाएगा, आज जिसने एन किया होगा उसका गलत हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि अगर आज मंगलवार नहीं होता, अगर किसी बच्चे ने कहा होता कि यस आज मंगलवार है, तो उसका गलत हो जाता, तो ऑटोमेटिकली जो एन किया है उसका सही हो जाता। तो इसी को कहते हैं विरोधाभास नियम। बात समझ में आया कि एक अगर सही है तो दूसरा गलत है, अगर दूसरा गलत है तो एक सही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये विरोधाभास नियम का कंसेप्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो विरोधाभास नियम का मतलब है कि यहाँ पे अगर √2 को अपरिमेय संख्या साबित करना है तो हम इसे क्या मान लेंगे कि √2 जो है अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय है। तो माना कि ऐसे लिखेंगे, माना कि, ठीक है, कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। अब हम अपने इसी चीज को अगर गलत साबित कर दें कि ये √2 परिमेय नहीं है तो हमारा साबित हो जाएगा कि ये अपरिमेय है। तो हमने उल्टा मान लिया कि माना कि √2 जो है परिमेय संख्या है। आज जब परिमेय संख्या है तो इसका सीधा सा मतलब है कि √2 को हम किस नंबर में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये बातें समझ में आई? आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने जो है √2 को एक अपरिमेय संख्या साबित करना है, तो हमने उल्टा मान लिया कि माना कि √2 जो है परिमेय संख्या है। अब देखिए √2 बराबर p/q हो गया, √2 बराबर क्या हो गया, p/q हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता ही होगा सभी बच्चों को कि यहाँ p और q जो होता है क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होता है। असहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि इसमें जो सार्वगुणनखंड होता है, क्या होता है, सार्वगुणनखंड जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 1 सार्वगुणनखंड, इसका सिंपल सा मतलब है कि एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? बताएंगे। यहाँ पे पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी कि सार्वगुणनखंड 1 है, यानी कि एचसीएफ 1 होता है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर 12/16 भी तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो सहअभाज्य संख्या नहीं है। 12/16 तो सहअभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये भी सहअभाज्य संख्या हो जाएगा जब हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखेंगे। तो 4 से अगर हम इसे कटा दें 3 और इसको 4 से कटा दें तो कितना आ जाएगा, 3/4। तो ये 12/16 एक्चुअल में है क्या, 3/4 ही तो है सिंपलेस्ट फॉर्म, और ये 3/4 भी क्या है, सहअभाज्य संख्या ही है। तो कोई भी परिमेय संख्या है तो वो क्या आएगा, एक सहअभाज्य संख्या ही आएगा। ये बातें समझ में आ गया सभी बच्चों को, क्लियर है? तो हमने यहाँ पे √2 को क्या मान लिया, p/q, और p/q का मतलब है सीधा सा यहाँ पे कि p और q क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा, यानी कि सार्वगुणनखंड 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर ये √2 क्या है, परिमेय संख्या है तो। क्लियर है ना इतनी बात? अब हम इसको साबित कर देंगे आसानी से, अगर ये चीजें आप लोग समझ गए हैं तो। इतनी चीजें अगर आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार y टाइप कीजिए, यहां तक कुछ भी डाउट है तो n टाइप कीजिएगा, ठीक है। को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर, और ये मैंने चीजें आप लोग को पढ़ा रखा है, ठीक है। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या आप लोगों को बता रखा हूं कि जिसकी एचसीएफ 1 होती है, जैसे कि 3 और 5 है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इनकी एचसीएफ 1 है, यानी कि सार्वगुणनखंड 1 है। ऐसे ही में 7 और 11 ले लो तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इनका सार्वगुणनखंड क्या है, 1 है, यानी कि एचसीएफ 1 है। ऐसे ही में 11 और 13 ले लो तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी सहअभाज्य संख्या, क्योंकि इनका सार्वगुणनखंड क्या है, 1 है, यानी एचसीएफ 1 है। अभी क्लियर है सहअभाज्य संख्या? ये हम पहले से पढ़ के आए हैं, क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो p और q होगा वो भी सहअभाज्य संख्या होगा, यानी कि को प्राइम नंबर होगा, यानी इनका एचसीएफ 1 होगा। क्लियर है ना? चलिए, पढ़ी गई चीजों को भूलिए मत जी, आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? अब देखिए अगली लाइन आपको समझना है, एग्जाम में ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है तभी आपको मार्क्स मिलेगा। तो अब इतनी चीजें समझ में आ गया। अब मैं कहूं कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, इनको वर्ग कर दीजिए, तो अगर इनको वर्ग करने पे हमें क्या मिलेगा, अगर इनको हम वर्ग करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, तो वर्ग करने पे हमें √2 का अगर वर्ग करते हैं हम तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब p/q के ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। इसको आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही प्रूफ करना रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये स्क्वायर करेंगे तो सिंपल सी बात है, √2 का मतलब क्या होता है, इसका पावर 2, 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया, और इसके पावर भी 2 है।
यानी कि 2 का पावर अगर 1/2 है तो गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 क्या कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आ गया 2 बराबर पी का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? सभी बच्चे बताएंगे यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है ना एकदम? चलिए, तो यहां से अगर 2 बराबर आ गया पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, तो एक बात बताइएगा, अगर मैं यहां से आपसे कहूं, सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे यहां से कहूं कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि पी स्क्वायर बराबर क्या हम लिख सकते हैं 2q स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, लिख सकते हैं सभी बच्चे कि पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्यू स्क्वायर ये है क्यू, क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 2 से पी स्क्वायर में भाग लग जाएगा, तो पी स्क्वायर में जो है यहां से 2 में भाग लग जाएगा। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिएगा, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अब देखिएगा आगे समझिए, एकदम सिंपल सी है, एकदम परेशान नहीं होना है। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा था और प्रमेय 1.3 पढ़ा था और आज के क्लास में भी बताया था कि प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि अगर कोई संख्या जैसे कि यहाँ पे पी स्क्वायर जो है, ये पी स्क्वायर जो है ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, क्या है, पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब तो यही है पी स्क्वायर बटा 2 है। तो यहाँ पे पी भी जो होगा वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, होगा कि नहीं होगा, आप बताइए, होगा? ये प्रमेय 1.3 कहता है। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे होगा, क्योंकि ये प्रमेय 1.3 से साबित हो गया। अब यहां से आप चीजें समझ गए होंगे कि अगर ये पी स्क्वायर जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी कि यहां से आपको क्या मानना पड़ेगा कि P जो होगा हमेशा 2m से जो है क्या होगा, विभाजित होगा। क्यों विभाजित होगा? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं, इसका मतलब समझिएगा, जैसे मैं यहां लिखता हूं 8 स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है, यानी कि 8 जो होगा वो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो अगर 8 2 से विभाजित है तो क्या 9 2 से विभाजित होगा? नहीं। कौन सा विभाजित होगा? इसके गुणज में जो होगा, इसके 2 के गुणज में जो होगा वही 8 जो है विभाजित होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, ठीक है, तो ये विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और रख दूं, यहाँ पे 1 की जगह पे 3 रख दूं, तो क्या ये विभाजित होगा? नहीं होगा। तो हमेशा 2 के गुणज में ये विभाजित होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिए हैं m, यानी कि p जो है हमेशा विभाजित होगा 2m से, p जो है हमेशा विभाजित होगा 2m से, ठीक है। अब ये इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ये समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे p बराबर 2m को यहाँ पे मान रख दीजिए, p के मान जो है ना p बराबर 2m, इसको समीकरण 1 में मान रख दीजिए। जैसे ही मान रखिएगा समीकरण 1 में p बराबर 2m जो है, जैसे ही मान रखिएगा समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर, ये p स्क्वायर है तो p की जगह पे क्या रख देंगे 2m, तो 2m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे में क्या है, 2 है तो 2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे ध्यान से, ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा और m का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टे में 2 है तो 2 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 2 से अगर 4 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2m स्क्वायर आ गया। आ गया? क्लियर है सभी बच्चों को? क्यू स्क्वायर बराबर जो है 2m स्क्वायर आ गया। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर भी आने लगेगा। ध्यान से देखिए, अब यहां से मैं पूछूं कि m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्यू स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। अगर मैं यहां से m स्क्वायर निकालूं, यहां से अगर मैं m स्क्वायर निकालूं तो ये 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड लगेगा, तो m स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बट्टा 2 आ गया। और फिर से आपने प्रमेय का वही प्रयोग करना है जो आपने प्रमेय पढ़ा है 1.3। तो यहाँ पे अगर क्यू स्क्वायर जो है, अगर क्यू स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है प्रमेय 1.3 के द्वारा, तो सिंपल सी बात है कि क्यू भी जो होगा, जो क्यू होगा वो भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, होगा ना। अब आप एक बात बताइए, सिंपल सी लॉजिक समझिएगा, यहाँ पे अब सब चीजें को एक साथ लिंक कर रहा हूं। यहाँ पे आपने क्या माना था, यहाँ पे आपने माना था कि P और Q जो है सह अभाज्य संख्या है, यानी P और Q में सार्वगुणनखंड 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता।
आपने यही माना था। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे समीकरण 1 कर दूं और इसे में एक मिनट, अगर इसे में समीकरण 2 कह दूं, ठीक है, इसे में अगर समीकरण 2 कह दूं, तो समीकरण 1 और 2 को देखिएगा तो ये Q भी जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये P भी जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि P और Q में दो जो है क्या है, सार्वगुणनखंड है। P और Q क्या है, सार्वगुणनखंड है। यानी कि जो हमने माना था वो गलत हो गया। जो हमने माना था कि √2 जो है परिमेय संख्या है वो गलत हो गया। तो इसी से साबित हो गया कि ये जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। बताइए कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया हूं कि एक साथ आपको दिखे। आप लोग रीड कर पा रहे हैं ये क्या लिखा गया है? मैं अभी दोबारा से बताऊंगा, चिंता नहीं करना है, दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। मैं दोबारा से बताऊंगा, बस इतना बता दीजिए कितने बच्चों को समझ में आया। मैं अभी दोबारा से बताऊंगा, और ये इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना रहेगा। जिनको आया वाई टाइप कीजिए, जिनको नहीं आया एन टाइप कीजिए। चिंता मत कीजिए, दोबारा बताऊंगा, अभी समझ में आएगा। कुछ चीजें एक बार में समझ में आता है, कुछ चीजें दो बार में समझ में आता है। अभी दूसरी बार बताऊंगा, समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। एक बच्चे का एन आया है, बाकी सभी बच्चों को समझ में आ गया। सिर्फ एक बच्चे का एन आया, दो बच्चों का एन आया है, वेरी गुड। तीन बच्चों का एन आया है, ठीक है, तीन बच्चों का एन आया। चलिए फिर से दोबारा से चीजों को समझते हैं। कोई एक बच्चा माइक ऑन करेगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई एक बच्चा, चलिए विकास, मैं कुछ पूछूंगा बस आप आंसर करना, एकदम डरना नहीं है, ठीक है। एक बात बताइएगा, सह अभाज्य संख्या जो होती है, सह अभाज्य संख्या जो होती है उसका सार्वगुणनखंड क्या होता है? एक होता है, एक के अलावा कुछ नहीं होता है। मानते हैं आप इस बात को? यस सर। और यहाँ पे हमने √2 को परिमेय संख्या माना है, ठीक है। और जब परिमेय संख्या माने तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सह अभाज्य संख्या जो है क्या होता है, उसका सार्वगुणनखंड 1 होता है और एचसीएफ यानी कि 1 होता है। यानी कि इन दोनों में P और Q में जो कॉमन होगा वो एक के अलावा कुछ नहीं होगा, अगर ये परिमेय संख्या मान लिए हैं तो। अब हमने क्या किया, इनको वर्ग कर दिया। इनको क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया। तो √2 का वर्ग हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये P/Q का वर्ग कर दिए यहाँ पे। तो √2 को अगर वर्ग करेंगे तो ये 2 आएगा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? √2 को अगर वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, ये समझ में आ रहा है? यस सर। और ये P/Q को अगर वर्ग करेंगे तो P²/Q² आएगा, ये भी समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसको तिरछा तिरछी हमने गुणा किया है। क्या किया है? इसको हमने तिरछा तिरछी गुणा किया है। तो देखिए तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये 2 जो है Q² से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2Q² आ गया। और ये P के नीचे 1 है तो यहाँ पे P² आ जाएगा। ये क्लियर है अभी? यस सर। बताइएगा, अगर कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। किसी और बच्चे को डाउट है यहाँ तक? विकास के अलावा किसी और बच्चे को डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं इससे। देखिए तो यहां जब आया तो अब मैं यहां से लिखूं अगर केवल P² बराबर, ठीक है, P² बराबर तो 2Q² आ गया ना, ये सामने आपको दिख रहा है ना। और इस यहीं से मैं अगर लिखूं Q² यानी ये वाला, तो Q² जब निकालेंगे तो ये 2 से P² डिवाइड होगा ना, तो यही मैंने लिखा है P²/2। क्योंकि हमें Q², यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूं, बहुत ज्यादा आप लोग को दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? एक मिनट में मिटा देता हूं, बहुत ज्यादा यहाँ पे गंदगी हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहां से मैंने तिरछा तिरछी गुणा कर दिया, तो एक आ गया P² बराबर 2Q²। अब इसी को मैंने यहां से Q² निकाला है, ठीक है। तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, ये P² से 2 से भाग लगेगा ना, तो इसे मैंने समीकरण 1 मान लिया है। ये बात समझ में आया सभी बच्चों को यहां तक? ठीक है। अब ये चीजें आपने परमेय 1.3 में अभी पढ़ा था कि कोई संख्या का अगर वर्ग, ये P² क्या है, वर्ग ही तो है। अगर किसी P² अगर 2 से विभाजित है, देखिए 2 नीचे लिखा गया है, 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा, P भी 2 से विभाजित होगा, होगा ना? अरे भैया बताइए, होगा ना? यस सर। ये परमेय पढ़े ना, आपको याद आ रहा है ना परमेय 1.3? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे यही हमने लिखा है कि P हमेशा जो है 2m से विभाजित होगा।
p हमेशा जो है 2m से डिवाइड होगा। ये m क्या है, मल्टीपल है यानी कि गुणज है, मल्टीपल है यानी कि गुणज है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 12 जो है वो 6 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अब हमें कहना हो कि 6 से कौन कौन संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, तो हम क्या करेंगे, 6m लिखेंगे यानी 6 की गुणज, यानी 6 में अगर हम क्या करेंगे 6 की गुणज, समझ में आया? तो एक बार 1 यानी कि 6 होगा, फिर एक बार 2 यानी कि 12 होगा, फिर एक बार 3 यानी कि 18 होगा, फिर एक बार 4 यानी कि 24 होगा। तो ये मैंने इस 1 2 की जगह पे क्या ले लिया, m ले लिया, यानी 6 का गुणज ले लिया। तो यहाँ पे मैंने 2 का गुणज लिया क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए मैंने 2m कर दिया। लेकिन जब 12 की बारी आई तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 लिया, लेकिन यहाँ पे 2 आया है तो 2m लिया। बस में जिससे पूर्णतः विभाजित है उसी का हम गुणनखंड लेंगे। ये समझ में आया? तो यहाँ पे 2m हमने क्यों लिया कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो 2 का ही गुणज जो है विभाजित करेगा हमेशा p, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2m ले रखा है। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि p बराबर अगर यहाँ 2m है तो ये समीकरण 1 जो हमने माना है ना p स्क्वायर बटा 2 q स्क्वायर बराबर, इसी में मैंने मान रख दिया कि p बराबर 2m को जो है समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पे इसका मान रख दीजिए, ठीक है। तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में p बराबर 2m रखने पे तो q स्क्वायर तो यहीं पे रहेगा q की जगह पे, और ये p स्क्वायर है तो p के स्क्वायर के जगह पे 2m का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p की जगह पे 2m आ जाएगा, स्क्वायर है p का तो यहाँ पे 2m का स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 है, तो q स्क्वायर बट्टा q स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, अब बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब आगे हमने सॉल्व किया तो q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर बट्टा 2, तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो ये आ गया q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। और जब मैंने इसे सॉल्व किया तो यहाँ से m स्क्वायर निकाला तो m स्क्वायर बराबर आ गया q स्क्वायर बट्टा 2, और फिर पर में 1.3 से q स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, क्योंकि देखिए नीचे 2 है ऊपर q स्क्वायर है, यानी q स्क्वायर जो है 2 से विभाजित है, इसलिए q जो है 2 से विभाजित है। तो अब आपने देखा यहाँ पे कि p भी 2 से विभाजित है। देखिए ऊपर में, देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए कि p जो है वो भी 2 से विभाजित है, ठीक है, p जो है 2 से विभाजित है, और यहाँ पे q भी जो है 2 से विभाजित है, यानी कि p और q में सार्वत्रिक गुणनखंड क्या है, 2 है। p और q में सार्वत्रिक गुणनखंड 1 नहीं है, क्या है, 2 है। ये हमने साबित कर दिया, यानी कि हमने जो माना है कि परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, ये साबित हो गया। बात समझ में आया? यस सर, आ गया जी। यानी जो हमने माना था जस्ट उसके उल्टा हमने साबित कर दिया, जो हमने माना था हमने उसके उल्टा साबित कर दिया। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि चूंकि p और q का सार्वत्रिक गुणनखंड 2 है, p और q का सार्वत्रिक गुणनखंड 2 है, यानी कि p और q सह अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ये विरोधाभास हो गया। अब विरोधाभास के कारण यानी कि जो हमने माना था कि √2 परिमेय है वो गलत है, बल्कि √2 अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। ये आपने साबित कर दिया। तो लास्ट में इतना स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो आपके एग्जाम में एक सवाल ऐसा जरूर आता है, तो मैं एक क्वेश्चन दे दूं, आप लोग होमवर्क में करके लेके आएंगे सेम टू सेम तरीके से। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 बार में, ठीक है। मैं इसमें कुछ गंदगी मिटा देता हूं, ये बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, ठीक है, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले पाए, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाइएगा। बस इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में एक चीज लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूं, लास्ट में लिख लीजिएगा कि P एंड Q, सबसे लास्ट में इसको लिखना है, P एंड Q का सार्वत्रिक गुणनखंड, यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को 2 से, ठीक है। P और Q का सार्वत्रिक गुणनखंड, ठीक है, सार्वत्रिक गुणनखंड 2 है, क्या है, 2 है, ठीक है। यानी कि P और Q जो हमने यहां माना था कि ये सह अभाज्य संख्या है, यानी P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहां तो सारा गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहां तो 2 आ गया, तो सारा गुण सह अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि √2 जो होगा वो परिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय नहीं है। आज जब परिमेय नहीं है यानी कि अपरिमेय है, ये साबित हो गया।
बात समझ में आया? तो इतनी चीजें जो है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आया? तो कुछ बच्चों को अगर कम समझ में आया है तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि इसकी रिकॉर्डिंग्स आपके ग्रुप में जो है कल जाएंगी, इसका रिकॉर्डिंग्स भी एक बार देख के आना है। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो अगली क्लास जो होगी आपको 15 मिनट पहले ज्वाइन करना है। कब ज्वाइन करना है? 15 मिनट पहले, यानी कि 6:45 में, ताकि अगली क्लास में जो बच्चों को नहीं समझ में आएगा रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी उनको मैं समझा सकूं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो आप एक बार पहले ग्रुप की रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो अगली क्लास को 15 मिनट पहले जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं दोबारा से बता दूंगा, क्योंकि अभी आपको पता है क्लास का टाइम हो चुका है, अगली क्लास भी मेरी रहती है इसके बाद, तो अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि लंबा समय लगेगा। लेकिन अगली क्लास में 15 मिनट पहले जुड़ जाइएगा। अगर रिकॉर्डिंग क्लास देखने के बाद भी समझ में नहीं आता है तो जुड़ना जरूर है, अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया? मैं देखना चाहता हूं। नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिए, आ गया तो वाई टाइप कीजिए। अगर आ गया है तो वाई टाइप कीजिए। मैं देखूं किसी बच्चे कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया। आई क्लियरली अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, समझ में आ गया सभी को। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? सभी को तो समझ में आ गया है, एक रितिका को नहीं समझ में आया, ठीक है। रितिका आप क्या करना ना, एक बार आप माइक ऑन करके बता सकती हैं कहां पे नहीं समझ में आया, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो समय लगेगा। अगर आप माइक ऑन करके पूछ लोगे कहां पे नहीं समझ में आया तो आसानी से मैं बता सकता हूं, ठीक है। तो आप क्या करना रितिका, मैं बता रहा हूं, आपको नहीं समझ में आया, अगली क्लास इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपके ग्रुप में कल 12 बजे चली जाएंगी, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देखना। अगर नहीं समझ में आए तो क्लास को आप 15 मिनट पहले अगली क्लास जो होगी उसको ज्वाइन कीजिएगा और मैं आपको दोबारा से चीजों को बता दूंगा, ठीक है। रितिका अगर अभी आप डाउट पूछ सकती हैं तो पूछ लीजिए। सर मैं कल रिकॉर्डिंग देख लूंगी। ठीक है। एक चीज और, एक होमवर्क है, अगर जिनको समझ में आ गया है, यानी सबको तो आ गया है एक व्यक्ति को छोड़ के, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एक होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको दर्शाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, जैसे मैंने √2 को साबित किया ऐसे √5 को आपको करके आना है। सारा तरीका सेम रहेगा, जहां जहां √2 यूज किए हैं वहां वहां √5 आएगा, ठीक है। सारा तरीका सेम रहेगा, आपको करके लेके आना है √5 को, और मैं सबकी कॉपी चेक सर मैं दिखाऊं? अभी नहीं, अगले क्लास में, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए, तो आप ग्रुप में भी भेज सकते हो, ठीक है। ये आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जो भी बच्चा को कहीं पे भी डाउट होगा अगली क्लास में 15 मिनट पहले जरूर जुड़िएगा।